नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में चंपावत उपचुनाव को लेकर पार्टियां एक्शन मोड में आ गई हैं। एक तरफ जहां उपचुनाव के लिए बीजेपी कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी सूबे में नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। आम आदमी पार्टी शुरू से ही उपचुनाव लड़ने का दावा करती आ रही है, जिसको लेकर बीजेपी कांग्रेस ने भी ये तय कर दिया है कि चुनाव में कौन कौन नेता और पदाधिकारी प्रचार प्रसार की कमान संभालेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के लिए ये उपचुनाव काफी अहम होगा, क्योंकि सीएम बने रहने के लिए पुष्कर सिंह धामी को ये चुनाव जीतना जरूरी है। इसलिए बीजेपी चंपावत पर पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पहले ही हार मान चुकी है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष चंपावत का रुख नहीं कर रहे। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस फॉर्मेलिटी के लिए ये उपचुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस इस चुनाव को अवसर के तौर पर देख रही है। कांग्रेस का दावा है कि निश्चित ही ये चुनाव कांग्रेस जीतेगी और जैसे खटीमा में पुष्कर सिंह धामी की हार हुई, वैसे चंपावत में भी धामी हारेंगे। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी भी उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अगले एक हफ्ते में संगठन विस्तार के बाद उपचुनाव पर चर्चा की जाएगी और कौन चुनाव लड़ेगा वो तय कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि उत्तराखंड में सभी 70 सीटों पर हारने वाली आम आदमी पार्टी चंपावत में क्या करके दिखाती है। तौर पर बहुत मजबूती के साथ बहुत तगड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे वहां पर। और आप देखिएगा कि चंपावत में बनबसा के अस्पताल में 126 दिन से लाइट नहीं है। अगर जहां से उपचुनाव मुख्यमंत्री लड़ने वाला है उस चंपावत का इन्होंने ये हाल कर रखा है, तो पूरे प्रदेश का भाजपा सरकार ने क्या हाल किया होगा, ये सारी बातों को हम उजागर करेंगे। महीना डेढ़ हुआ नहीं है सरकार बने हुए, सहकारिता विभाग में नियुक्तियों में फर्जीवाड़ा, स्वास्थ्य विभाग में उपनल कर्मचारियों के साथ बर्बरता, वन अग्नि का संकट, बिजली संकट, पानी संकट, सड़कों का संकट, चार धाम यात्रियों पर तलवार लटक रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातों को जब हम जनता के बीच में रखेंगे तो मुझे लगता है चंपावत की बुद्धिशील और विवेकशील। देखिए, चंपावत चुनाव को लेकर कांग्रेस पहले ही मानसिक रूप से हार मान चुकी है। जब उनके नेता हरीश रावत चुनाव लड़ने के नाम पर वहां मना कर चुके हैं, उन्होंने कहा मेरा कोई उद्देश्य नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। और अब देखिए, उनके प्रदेश अध्यक्ष वहां एक बार भी नहीं जा रहे हैं। उन्होंने 3 विधायक बेशक नियुक्त किए, लेकिन वो केवल और केवल कांग्रेस फॉर्मेलिटी कर रही है। जिस प्रकार कांग्रेस का कार्यकर्ता हताशा में है, उसका शीर्ष नेतृत्व भी हताशा में है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, चाहे चंदन रामदास जी हो, चाहे रेखा आर्य जी हो, और चाहे हमारे संगठन के लोग हों, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी वहां पर डेरा डाले हुए हैं और सभी कार्यकर्ताओं की बूथ स्तर तक जो है वो बैठक ले रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं और चुनाव को लेकर रणनीति तैयार कर रहे हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को दुगने मतों से जीतने जा रही है। कैलाश गैतौरी जी बेशक 5,500 से जीते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी दुगने से भी ज्यादा मतों से इस चुनाव को जीतेंगे। कांग्रेस मानसिक रूप से पहले ही वहां हार मान चुकी है और अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती भी है तो केवल और केवल वो उसके लिए फॉर्मेलिटी होगी। इससे जहां तक चंपावत उपचुनाव को लेकर आपका सवाल है, उसके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि 6 से 7 दिन के अंदर पार्टी की प्रदेश टीम का विस्तार करने के बाद, नियुक्ति करने के बाद, उस पर प्रदेश के नेताओं से बैठकर हम लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर आपस में मंथन करेंगे और उसके बारे में आपको। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। संगीता शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं और बिपिन रावत कांग्रेस पार्टी के नेता। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। संगीता जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं, क्योंकि ये सुनने में आ रहा है कि चंपावत उपचुनाव में आप भी अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। इस कॉन्फिडेंस की वजह जान सकती हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनावों के समय में क्या हश्र हुआ था आम आदमी पार्टी का, उसके बाद आप चंपावत उपचुनाव में हाथ आजमाना चाहते हैं? देखिए, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है पल्लवी जी कि जो भी चुनाव होते हैं राजनीतिक पार्टियां उसमें अपनी भागीदारी जरूर करती हैं और जनता से जो भी उन्हें वोट मिलता है, समर्थन मिलता है, उससे वो अपनी आगे की रणनीति को तैयार करते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष का चयन कर लिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक बाली जी बना दिए गए हैं और अब उनके नेतृत्व में आगे का संगठन तैयार किया जाएगा और जो भी उत्तराखंड में चुनाव होंगे, चाहे वो अभी का उपचुनाव है या आगे नगर पालिका
और नगर निगम के चुनाव हैं, आम आदमी पार्टी सारे चुनावों में अपनी भागीदारी करेगी, मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। और जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो अभी हमने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, तो ये भी हमारी एक बड़ी जीत हम इसलिए मानते हैं कि हम 70 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम थे और लड़ पाए। पहली बार 2 साल की तैयारी में जो हमने चुनाव लड़ा, जबकि यूकेडी जैसी पार्टी को 70 प्रत्याशी भी नहीं मिले जो वो चुनाव लड़ पाते। और जब हम अभी कहीं पीछे रह गए होंगे कि जनता तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पाए, इसलिए जनता ने हमें उतना बहुमत नहीं दिया, लेकिन आने वाले समय में हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम जनता के बीच तक जाएं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने और उत्तराखंड के विकास में जो जरूरी चीजें हैं और कैसे होनी चाहिए वो पहुंचाने तक पूरी अपनी भूमिका निभाएंगे और आगे तत्पर रह करके काम करेंगे। चलिए संजीव वर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि खटीमा में ही जब सीएम धामी नहीं जीत पाए तो चंपावत में भी हम उन्हें नहीं जीतने देंगे। बड़ा बहुत हास्यास्पद है। पल्लवी जी बताइए। पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की लोकप्रियता का ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, पूरे प्रदेश का युवा मातृशक्ति और हर वर्ग का व्यक्ति उन्हें एक अप्रिशिएट कर रहा है उनके काम के आधार पर, उनके निर्णय लेने की क्षमता के आधार पर, और जिस प्रकार से वो नित्य नए काम कर रहे हैं, नित्य नई योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं और ग्रास रूट पे काम करने का, धरातल पे एक रिजल्ट देने का काम कर रहे हैं। आज उत्तराखंड का हर व्यक्ति चाहता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े बहुमत के साथ चुनाव में पुनः जीतकर आए और भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक का जितना भी कार्यकर्ता है, सभी एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी की जीत के प्रति एक नया इतिहास हम लोग कायम करें उत्तराखंड में, इस दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। और जहां तक बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस केवल एक खाना पूर्ति के लिए चुनाव मैदान में है। उसी प्रकार क्योंकि एक राजनीतिक मजबूरी है उनकी कि अपना कैंडिडेट खड़ा करना है, तो सीधा सीधा वॉक ओवर नहीं दे सकते अपना प्रत्याशी न खड़ा करने के लिए। इसी मैं सोचता हूँ ये संकेतात्मक या ये लोग चाहे जिसे भी खड़ा करें A to Z, हमारे लिए किसी प्रकार का कोई मुकाबला वाला कोई प्रश्न नहीं है। और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, दोनों को धूल चटाने का हम लोग काम करें। चलिए बिपिन रावत जी, आप लोगों के द्वारा ये बात कही तो जा रही है कि चंपावत में जीत नहीं होगी, लेकिन ये भी तो देखने वाली बात है कि चंपावत से भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी जीता था, बीजेपी के ही विधायक ने सीट छोड़ी है सीएम धामी के लिए, तो बीजेपी का वहां जनाधार है। तो ऐसे में आपको ऐसा क्यों लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां अपनी जगह बना लेगी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव होते हैं, मैडम आप मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आवाज आ रही है बिपिन जी, आपकी बताइए। पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है, उनके जो डायरी से जो तैयार किया हुआ जो इनका मैटर होता है, वो पढ़कर ये अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। चंपावत की जनता के सामने जो मुद्दे जाने वाले हैं, आपने देखा कि कोरोना वॉरियर के ऊपर परसों किस प्रकार अत्याचार हुए हैं, युवा सड़कों पर है, युवा बेरोजगार है, बिजली का संकट कितना गहरा हुआ है ये पूरा प्रदेश देख रहा है। उस वक्त जब चंपावत का जब चुनाव करते हैं, उस वक्त भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इतने इन मुद्दों के प्रति, युवाओं के प्रति इतने असंवेदनशील कैसे दिख सकते हैं। और रही बात कांग्रेस पार्टी की, जो कुछ कमियां 2022 के विधानसभा चुनाव में रही होगी, वो सारी कमियां जो है चंपावत के उपचुनाव में यहाँ पर पूरी करती नजर आएंगी कांग्रेस पार्टी।
नहीं, आप बात नहीं समझ रहे हैं ना सर। मैं ये पूछ रही हूँ कि जिस बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, जिस महंगाई के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये तो 1.5 महीने पहले भी थी। 1.5 महीने में ऐसा क्या बड़ा बदलाव हो गया कि अब बिपिन रावत जी आप वहां से जीत जाएंगे? बिजली संकट, ये मैं मानती हूँ कि ये नई बड़ी समस्या बनकर उभरी है और इससे इस समय ज्यादातर राज्य परेशान है, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के मसले पर आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था सर। ये मुद्दे आप जनता तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं रावत साहब। देखिए 2022 विधानसभा में कांग्रेस के हारने का क्या कारण रहा, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं आपके हारने का कारण पूछ भी नहीं रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अभी आप कैसे जीत पाएंगे और इन मुद्दों को जिन्हें आप बार बार उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाकई में लोगों तक कैसे ले जाएंगे आप? हम लोग जो है जमीनी स्तर पर जनता की नीति जाएंगे और जनता को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो जनता के हित में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी हमारे दो की नीतियों पर काम करने वाली है। महंगाई को कम करने के बजाय महंगाई को बढ़ाने पर इनका ध्यान ज्यादा है। और आप देख रहे हैं कि बेरोजगार जिस प्रकार से है, बेरोजगारी चरम पर है, या युवा सड़कों पर जो है दिन प्रतिदिन जो है आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन होते जा रहे हैं। परसों जो है कोरोना वॉरियर जो है पिछले 1.5 महीने से वो लोग धरने पर मुख्यमंत्री संज्ञान क्यों नहीं रहे उन लोगों का? क्या जब अभी जो है कोरोना की जो चौथी लहर जो आने वाली है, भगवान न करे इसमें अगर रावत साहब आपकी आवाज चली गई है। संगीता शर्मा जी, बार बार एक ही बात अगर लूप में रिपीट करते रहेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। अब तो देश की जनता को, उत्तराखंड की जनता को भी मसालेदार चीजें चाहिए। आप बार बार बोल देंगे महंगाई है, रोजगार, बेरोजगारी इस समय बहुत ज्यादा चरम पर है, लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है ये बात। ये मुख्य मुद्दे हैं देश के, लेकिन इन मुद्दों से ही इस समय ध्यान भटका हुआ है जनता का। आप बिल्कुल सही कह रही हैं पल्लवी जी। जो उत्तराखंड के मेन मुद्दे हैं वो हमने 2022 के चुनाव जब हुआ हमने तब भी देखे कि उन मुद्दों पर वो चुनाव लड़ा ही नहीं गया। कभी मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चुनाव चला जाता है तो कभी और दिशा में चुनाव चला जाता है, लेकिन जो उत्तराखंड की समस्याएं हैं वो जस की तस हैं और उन मुद्दों पर यहाँ का चुनाव नहीं हुआ। या हम कहीं के भी चुनाव की बात करें तो मुद्दे होते हुए से नजर आ रहे हैं। अभी भी जब चंपावत में उपचुनाव होगा तो देखिए 47 विधायक भाजपा के आए, लेकिन यहाँ से भी भाजपा को ही सीट मिली, लेकिन उन्होंने एक हारे हुए सैनिक को जिम्मेदारी दी और उसे उत्तराखंड का मुखिया बना दिया। जब उत्तराखंड इतने कर्ज में है, ऐसे में एक उपचुनाव कराने की आवश्यकता उत्तराखंड को पड़ गई, जबकि 47 में से एक काबिल विधायक ऐसा नहीं मिला जिसे मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जा सके। और पहले भी पिछली सरकार में भी इन्होंने 5-5 मुख्यमंत्री बदलने का काम किया। तो अभी जब यहाँ चुनाव होंगे तो कहीं ना कहीं एक वोट प्रतिशत भी जो आएगा वो भी बहुत ज्यादा मैटर करेगा कि जिस पर मोदी जी ने भरोसा किया है उस पर जनता कितना भरोसा करती है, क्योंकि जनता एक बार तो उस भरोसे को नकार चुकी है जिस तरह से खटीमा में उनकी हार हुई थी। और अब चंपावत में ये देखने की बात होगी कि वो अगर जीतते हैं तो वो कितने बड़े प्रतिशत से जीतते हैं, और अगर कोई दूसरा पक्ष जीतता है तो उससे खुल करके सामने आएगा कि शीर्ष नेतृत्व ने जो ये जिम्मेदारी उपचुनाव, संगीता जी, आम आदमी पार्टी के लिए भी तो बड़ा महत्वपूर्ण है ना। आम आदमी पार्टी भी इस उपचुनाव के जरिए जान पाएगी कि अभी तक उत्तराखंड में क्या स्थिति है आम आदमी पार्टी की, और निकट भविष्य में और कितनी मेहनत करने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, बहुत मेहनत, मैं कम नहीं बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है आम आदमी पार्टी को, तो क्योंकि वो एक नई पार्टी है और उसे जनता के बीच बहुत ज्यादा मेहनत करने पर ही कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर हम यहाँ से चुनाव जो लड़ेंगे उसमें अगर प्रत्याशी को पहले से ज्यादा वोट मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के ग्राफ को बढ़ाएगा। और देखिए लोकतंत्र में अगर हम चुनाव लड़ेंगे नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो फिर उनका आने वाला भविष्य कैसे तय होगा। इसलिए चुनाव लड़ना राजनीतिक पार्टियों की एक जिम्मेदारी है और उसी के द्वारा आगे की प्रक्रिया का चयन होता है। चलिए संजीव वर्मा जी, अब बात ऐसी है कि लगातार रावत साहब कह रहे थे कि आप आउटसोर्स कर्मियों के साथ किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, आप कोरोना योद्धाओं के साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, बिजली संकट प्रदेश में गहराता जा रहा है, इन तमाम चीजों को उठाएंगे वो। चंपावत उपचुनाव की डगर आपके लिए इतनी आसान नहीं छोड़ी जाएगी।
पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से उन्होंने अभी पल्लवी जी मेरा फोन इको हो रहा है बहुत ज्यादा जरा। सर एक बार आपके वॉइस ठीक करवा लेते हैं। पल्लवी जी देखिए, जिस तरह से अभी आपने कोरोना वॉरियर्स की बात करी, आउटसोर्सिंग जो हमारे कर्मी है, स्वास्थ्य कर्मी, पहले तो मैं आपके नॉलेज में डालना चाहता हूं कि उनकी बात को सरकार ने मान लिया है और उनको एक्सटेंशन मिल गया है अगले 6 माह तक के लिए। दूसरी बात आई बिजली संकट की, तो 48 मिलियन यूनिट की हमारे यहाँ उत्तराखंड में आवश्यकता होती है, जिसमें 16 मिलियन यूनिट उत्तराखंड में हमारे यहाँ बिजली के अपनी निर्भर हो रही है। 15 मिलियन यूनिट हमारी केंद्र से आ रही है और उसके अलावा 14 मिलियन यूनिट हम लोग क्रय कर रहे हैं ओपन मार्केट से, और जो एक शेष बचती है 4 मिलियन यूनिट, उसका भी प्रबंध कर लिया गया है। और आज रविवार को किसी भी क्षेत्र में, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, कहीं पर भी बिजली की कटौती नहीं की गई। ये एक बहुत सुखद समाचार उत्तराखंड के लिए है। और साथ ही जिस तरह से आप ये देखिएगा, पूरा अप्रैल माह जो पिछले 22 वर्षों का आज तक का सबसे गर्म माह ये रहा, जिसमें बिल्कुल बारिश हुई नहीं। तो ऐसे एक विकट समय का भी हम लोगों ने सामना किया और सरकार ने बड़ी गंभीरता के साथ, चाहे मार्केट से बिजली लेनी पड़ी हो, चाहे आसाम गवर्नमेंट से 51 मिलियन यूनिट 51 मेगावाट उन्होंने पूरे साल भर के लिए हम लोगों ने उनके साथ करार किया, ताकि आगामी समय में भी जिस समय आवश्यकता एक सामान्य सी हो जाती है, ऐसे समय पर भी हम लोग 2400 घंटे, जिस तरह से हमने वायदा किया जनता से, पूरे 24 घंटे हम जनता को बिजली दे सकें और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, तो उसके ऊपर सरकार काम कर रही है। वहीं आप अन्य जो हमारे विपक्षी दल जो लगातार हमारे ऊपर उंगली उठाने का काम करते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी का आप राजस्थान में देखिए 10 घंटे का पावर कट हो रहा है और कंटिन्यू हो रहा है। दिल्ली और पंजाब की तो इतनी बुरी स्थिति है, वहां पर 13 घंटे बिजली नहीं आ रही। वहां के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि आपने 300 यूनिट बिजली देने का मुफ्त में हमसे वादा किया था, हमसे पैसे ले लो लेकिन बिजली दे दो। इतना बुरी हालत। देखिएगा, पिछले जब से इलेक्शन हुए हैं और आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में आई, जब से 16 किसानों ने आत्महत्या करी, और जैसे ही चुनाव जिस समय हुए थे, केजरीवाल जी ने एक वायदा किया था वहां के किसानों से कि मैं हर किसान के खाते में 30 अप्रैल को मुआवजे की पूरी राशि डाल दूंगा और किसी भी किसान को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, चाहे मेरे से लिखवा लो, चाहे कोरे स्टाम्प पे मैं लिखने को तैयार हूँ। आज वो कोरे स्टाम्प कहाँ गए केजरीवाल जी के, और वो कोरे वादे कहाँ गए? आज 30 अप्रैल हुआ, मुआवजा देने की बात तो बहुत दूर, 30 अप्रैल से पहले संजीव जी सुनिए, बड़ा बदलाव देख रही हूँ मैं आप में। वैसे आप हर बार कांग्रेस के बारे में तमाम बातें करते हैं, आज आप आम आदमी पार्टी के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं। वहाँ पर सर्व किए जा रहे हैं और वहाँ का किसान आवाज मिल रही है आपको मेरी वर्मा साहब? ये सोचने को मजबूर है। देखिए, उत्तराखंड की बात चलती है तो संजीव भाई सीधे पंजाब और दिल्ली चले जाते हैं। इसका मतलब आम आदमी पार्टी पर भी उनकी पूरी नजर है और वो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी काम कर रही है, और इस तरीके से यहाँ बात करके गलत बोलने से कुछ होगा नहीं। सेट करने का काम किया, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड के बारे में बताना चाहिए कि यहाँ इनकी सरकार क्या कर रही है। और जो चारधाम यात्रा चलती है उसके ऊपर बहुत हद तक यहाँ की आर्थिकी निर्भर करती है। आप लोग जनता के सामने एक ये नेगेटिव एक कुप्रचार कर रहे हैं कि यहाँ पे बिजली संकट है, यहाँ ये है, यहाँ ये विषमताएं हैं।
ऐसा संजीव सोच भाई, यहाँ भी तो बता दीजिए उत्तराखंड पे कितना कर्ज है। इस स्थिति में एक उपचुनाव का और झेलना पड़ेगा उत्तराखंड की जनता को। तो आप उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं? अपने वाक्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा एक बात बोली गई थी कि हम तो हमारे दो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने टिप्पणी करी। हाँ, हम तो यही कहते हैं कि हम दो हमारे दो, लेकिन कांग्रेस क्या बोलती है, 4 बीबी 44 बच्चे, वो समर्थन भी उन्हीं का करते हैं, मुस्लिम यूनिवर्सिटी का समर्थन करते हैं। हम तो हमारे दो, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, सबके लिए समान न्याय, सबको समान हक। हम लोग हर व्यक्ति को समानता देने की बात करते हैं, लेकिन वे तुष्टीकरण की बात करते हैं। चलिए दीपक रावत जी, माफ कीजिएगा बिपिन रावत जी, अब सवाल यहाँ पर यह है कि चंपावत उपचुनाव में अगर आम आदमी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो एक बार फिर से आप लोगों के वोट कट जाएंगे, वोट बढ़ जाएंगे सर? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपचुनाव हो या उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी की भी टीम रही है। अच्छा, आप ये देखिएगा कि जिन जिन सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी का हार का मार्जिन जो बिल्कुल निम्न स्तर पर था, वो किसकी वजह से रहा? वो आम आदमी पार्टी की वजह से रहा। आम आदमी पार्टी अभी अगर कांग्रेस का जो वोट बैंक अगर वो नहीं लेके जाती है तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा मैंडेट तो निकलता ही नहीं। और यही ये उपचुनाव में करने जा रही है। मैं ये कहूंगा कि यदि अगर 1-to-1 की फाइट अगर लड़नी है, आम आदमी पार्टी को उपचुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अपने 70 विधानसभा में अपना नतीजे देख लिए हैं। एक भी विधानसभा में जमानत नहीं बचा पाए हुए लोग तो है। उपचुनाव में सीएम धामी जी को हराने के लिए नहीं, उनको जिताने का काम करने वाले हैं ये लोग, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का कार्य करने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी की तरह काम कर रहे हैं वहां पर। तो मेरा सवाल संजीव जी से है। मैं संजीव जी से पूछूंगा कि सर आप आज चैनल के माध्यम से बता दीजिए, कोरोना योद्धाओं का मामला कब तक सुलझ रहा है और आप उनका नियमितीकरण कब तक करने जा रहे हैं? आप इस बात का जवाब दीजिए। चंपावत चुनाव में इन्हीं मुद्दों पर लेकर जाने वाले हैं हम लोग, जनता के बीच में जमीनी स्तर पर इन्हीं सब चीजों की उसका जवाब उन्होंने दिया तो सही रावत जी, उन्होंने कहा कि 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है हमने। तो 6 महीने तो आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको अभी कोरोना की लहर का थोड़ा डर है। जैसे नेक्स्ट टाइम कोरोना खत्म हो जाएगा, आप इनको फिर हटा देंगे। तो ये बार बार मतलब आप क्या चाह रहे हैं कि इस बार हटा दे, आप दोबारा धरने बैठेंगे? कब तक बिठाओगे धरने पे युवाओं को? आप रोजगार दे नहीं पा रहे, नियमितीकरण करने में दिक्कत क्या है? आप एक बार उसका मांग पत्र लेके तो देखिए, वो आपको जो पत्र देंगे तभी आपको पता लगेगा। लेकिन आप बैठने के लिए तैयार ही नहीं है। हमने धन सिंह रावत जी समय देने को बिल्कुल राजी नहीं है। सीएम धामी जी जो है अपने उपचुनाव में व्यस्त नजर आ रहे हैं, तो उनकी सुनेगा कौन? सरकार की ओर से कोई तो ऐसा व्यक्ति हो जो उनसे बात विचार करने जाए। और तो एक भाजपा नेता जो कुंवर जसविंदर सिंह जी, उनके माध्यम से ही नहीं पाए, अभी तक कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकला? एक्सटेंशन नहीं चाहिए, यहाँ पर नियमितीकरण चाहिए नौकरी का। एक्सटेंशन मत दीजिए आप वहाँ पर। संगीता जी, आप पर पूरा पत्र लिख के पत्र सुनाकर चले गए अभी संजीव जी आप लोगों के ऊपर कि क्या क्या किया आपने पंजाब में और उत्तराखंड में, क्या स्थिति आपकी? देखिए संजीव भाई से उत्तराखंड के बारे में जब पूछा जाता है तो ये उत्तराखंड के बारे में कम बताते हैं, हम सीधे पंजाब और दिल्ली चले जाते हैं। तो उत्तराखंड के बारे में बताइए कि उत्तराखंड में क्या हो रहा है। और 5 साल पहले भी आपकी सरकार थी और आज भी आपकी सरकार है। और देखिए, जब चंपावत विधानसभा में भी धामी जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने पिछली सरकार में, तो वो चंपावत विधानसभा के टनकपुर में आए और उन्होंने बहुत से वादे किए, लेकिन वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। और उसके बाद जब यहाँ से उपचुनाव की घोषणा हुई और चलिए अपने मुद्दे का हम फिर से रुक कर लेते हैं और चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। संगीता जी बताइए, आप अपनी बात जारी रखिए, उसके बाद संजीव जी मैं आप ही का रुख करूंगी। संगीता जी। तो मैं यही कह रही हूँ पल्लवी जी कि अगर यहाँ के भी तो विधायक 2 बार जीते हुए थे, तो अगर उन्हें ही मुख्यमंत्री बना दिया जाता तो क्या दिक्कत थी? कम से कम उपचुनाव तो नहीं कराना पड़ता, एक उपचुनाव का बोझ तो उत्तराखंड पर नहीं पड़ता, जबकि हमारा उत्तराखंड इतने कर्जे में डूबा हुआ है इस समय। और ये भाजपा और कांग्रेस दोनों की जिम्मेदारी की वजह से डूबा हुआ है इतने कर्ज में। और दूसरी चीज, अभी विपिन रावत जी कह रहे थे कि ए और बी टीम की बात, तो देखिए
इन्हें लगता है कि आम आदमी पार्टी इनके वोट काट रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कांग्रेस पे भरोसा होता तो जनता कांग्रेस को जिताती और कांग्रेस को वोट देती। ये तो खुद भाजपा की ही बी टीम है। इनके कितने विधायक भाजपा में जाने की बात करते हैं। पहले भी 9 विधायक गए थे। विपिन जी, आपके हरीश धामी जी तो खुद सीट छोड़ने वाले थे और जाने की बात कर रहे थे। बिल्कुल। तो ए और बी टीम का काम तो आप दोनों करते हैं। अब तीसरी एक पार्टी आई है, तो आपका जो गेम है वो आप लोगों को बिगड़ता हुआ सा दिखता है, इसलिए आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, संजीव वर्मा जी, आप ही बता दीजिए कौन है आपकी ए और बी टीम? आम आदमी पार्टी आपकी बी टीम है या कांग्रेस आपकी बी टीम है? आप ही क्लियर कर दीजिए सर। संजीव भाई, बता ही दीजिए आप। पल्लवी जी देखिए, इसका जवाब तो या संगीता जी दे सकती है या रावत जी दे सकती है। आपकी बी टीम है, आप बताएं सर। संगीता जी ने तो मना कर दिया। संगीता जी तो कह रही है कांग्रेस पार्टी आपकी बी टीम है। आप ही बता दीजिए आपने किसे अपनी बी टीम के तौर पर रखा हुआ है? पल्लवी जी देखिए, या तो संगीता जी उनकी बी टीम है या कांग्रेस इनकी बी टीम है, ए टीम है। और ये निर्णय तो इन दोनों को आपस में करना है। हमारे लिए ना ए है ना बी है, हमारे लिए दोनों एक समान है। हमारे लिए दोनों विपक्ष का काम कर रहे हैं। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी विगत विधानसभा के चुनाव में पूरी तरह से धराशायी हुई और 68 सीटों पर इनकी जमानतें जब्त हुई और लगातार झूठी गारंटियां बांटते हुए इनके जो पेड वर्कर घूम रहे थे, मैं पूरी डिबेट्स में, पूरे चुनाव के समय पूरी डिबेट्स में एक ही बात कहा करता था कि आज जो गारंटियां बांट रहे हैं, जिस दिन चुनाव खत्म होगा उस दिन ढूंढते रह जाओगे। और आज वही बात हो रही है कि ढूंढते रह जाओगे वाला जो हमारा वाक्य था पूरी तरह चरितार्थ हुआ। कारण ये था उसका कि पूरे पेड वर्कर्स थे, जिस दिन चुनाव खत्म उनकी ड्यूटी खत्म, तो उनका ऊपर न कोई जिम्मेदारी थी ना उनका कोई दायित्व था। उनकी सेवाएं उसी दिन समाप्त हो गई थी जिस दिन चुनाव समाप्त हुआ। और आम आदमी पार्टी का ना कोई कैडर है ना कुछ है। अभी कल ही मैं सोचता हूँ संजीव जी, अभी थोड़ी देर पहले भी आप आम आदमी पार्टी का बखान कर रहे थे। सर, आप अपना इतना कीमती समय एक ऐसी पार्टी के बारे में बोलने में निकाल रहे हैं जिसका कोई जनाधार नहीं है। बात क्या है? फिर इतनी परेशानी किस बात की कि आप पहले पंजाब पर चले गए, अब फिर से आप आम आदमी पार्टी पर शुरू हो गए? पल्लवी जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। बखान करने की बात नहीं है। मैं ये बात बताना इसलिए जरूरी था, पंजाब वाला विषय, कि जो पूरे देश में घूम के इतने बेशर्मी के साथ जो इनके केजरीवाल ने झूठ। आम आदमी पार्टी का डर सताने लगा है क्योंकि 2 जगह वो सरकार बना चुके हैं। आने वाले समय में वो और राज्यों में सरकार बनाने हैं, डर भाजपा को सताने लगा है। भटकाने का इन लोगों ने काम किया, पूरे देश में एक माहौल खराब करने का इन लोगों ने काम किया। तो ये बताना मैं अपना फर्ज समझता हूँ और बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में आपने क्या की ये बता दीजिए। उत्तराखंड में हम इन लोगों को बिल्कुल सीरियसली लेते ही नहीं। पहले भी उत्तराखंड जल रहा है, आपकी इतनी 24 घटनाएं रोज हो रही है, उसके लिए आपका क्या प्लान है? आप क्या कर रहे हैं? उत्तराखंड के जंगल बुरी तरह जल रहे हैं, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। बेरोजगारी 1 महीना हो चुका है, इस पर आपका कोई ध्यान नहीं है। उत्तराखंड जहाँ सारी नदियां बहती हैं वहाँ पानी के लिए त्राहिमाम है, उस पर आपका ध्यान नहीं है। आपकी सरकार बात क्या कर रही है? कॉमन सिविल कोड की आपकी सरकार बात क्यों कर रही है? संगीता जी, एक बार उनकी बात कंप्लीट बायोमेट्रिक सिस्टम की, फिर एक जवाब उनसे बताइए। हाँ बोलिए संजीव जी, बोलिए। पल्लवी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी विकास के मुद्दे पर, विकास के एजेंडे पर, डबल इंजन की सरकार के कामों पर, और जो हमने विकास किया है उसके एजेंडे पर, और एक जो हमारे पास रोड मैप था उसके आधार पे हमने वो चुनाव लड़ा था। और उस समय हमने कहा था जैसे हम चुनाव जीतेंगे तो हम अपने दृष्टि पत्र के जितने भी तमाम वायदे हैं उनको एक एक कर इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और हमने उनको इम्प्लीमेंट करने का काम प्रारंभ कर दिया है। उसमें हमने सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो मुद्दा था उसको पहली कैबिनेट में हमने लाने का काम किया।
पर्यावरण मित्रों का वेतनमान बढ़ाने का काम किया, 275 रुपए प्रतिदिन से 500 रुपए करने का काम किया। हमने वृद्धावस्था पेंशन जो पहले परिवार के एक व्यक्ति को मिला करती थी, हमने पति पत्नी दोनों को देते हुए पहले 1200 मिलती थी, अब 1500 रुपए करने का काम किया। हमने जितने आंदोलनकारी थे उनको स्वास्थ्य सेवा देने का काम किया और लगातार हम चाहे युवा हो, मातृशक्ति हो, स्वरोजगार हो, हर दिशा में सरकार बहुत बेहतरीन काम कर रही है। और आज का लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि हम 350 चिकित्सकों की हम लोग नई भर्ती करने जा रहे हैं और पूरे पहाड़ के जितने भी चिकित्सालय हैं, हर चिकित्सालय में डॉक्टर योद्धाओं की के नियुक्ति नियमितीकरण होगी। पर क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं आप सर? वर्मा जी, जी आपने 6 जी। महीने का एक्सटेंशन देकर फिर इन्हें एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया। वो फिर 6 महीने बाद सड़क पर आएंगे और अपनी लड़ाई लड़ना शुरू कर देंगे। आप नई भर्तियां कर रहे हैं तो इनके नियमितीकरण पर भी तो ध्यान दीजिए ना सर। पल्लवी जी देखिए, वे लोग आउटसोर्सिंग वाले हैं, वे आउटसोर्सिंग वाले एक आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से आए थे और उनका जो कार्यकाल था, पहले ही बोला गया था ये लोग टेम्परेरी हैं पूरे कोरोना काल तक के लिए। और उनके ऊपर एक मानवीय दृष्टि कोण रखते हुए हमने उनको अगले 6 महीने तक उनका कार्यकाल बढ़ाने का काम किया। साथ ही जो नई शिक्षा नीति है, उत्तराखंड उसका एक सबसे पहला राज्य है जो उसको इम्प्लीमेंट करने जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है, एक सुखद जिसके परिणाम हम सब लोगों के सामने आएंगे। अच्छा, मैं अभी रावत जी का रुख करूंगी, उससे पहले संजीव जी आपसे एक और जवाब चाहती हूँ। अभी संगीता जी पूछ रही थी कि आप लोगों ने बिजली संकट पर काम नहीं किया, उसके अलावा एक बहुत बड़ा और सामाजिक मुद्दा उन्होंने उठाया कि वनाग्नि की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन हर साल यही हालात होते हैं और सरकार पहले से कोई तैयारी नहीं कर पाती। पल्लवी जी देखिए, मैंने आपको पूरे विस्तार से बिजली संकट के बारे में बताया कि कितनी हमारे यहाँ डिमांड है, कितनी हम उत्तराखंड में प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितनी हम केंद्र से ले रहे हैं, कितनी हम ओपन मार्केट से ले रहे हैं। और जो एक छोटा अंतर रह जाता है उस किल्लत को दूर करने का, तो उसका भी सरकार पूरा इंतजाम कर रही है। और जैसा हमने कहा है, जैसा हमने जनता से वायदा किया है कि हम 24 घंटे बिजली वाला प्रदेश हमारा उत्तराखंड रहेगा, तो उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। और मैंने साथ ही ये भी बोला कि आप हमारे उत्तराखंड के कंपैरिजन में अन्य जो कांग्रेस शासित और आम आदमी पार्टी शासित राज्य हैं, उनका कंपैरिजन आप कर लीजिए। वहां 10-10 घंटे, 12-12, 13-13 घंटे बिजली नहीं है। हमारे यहाँ मैक्सिमम 2 से 3 घंटे का पावर कट हुआ। उसके बाद उसमें भी जो विपक्ष ने अपना चीखने चिल्लाने का काम किया। विपक्ष का काम केवल अपोज करना ही नहीं, बल्कि सरकार को परामर्श देना भी होता है। आप अपने कोई अच्छे विचार थे, आपके कोई सजेशन थे, आपको देने चाहिए थे, आप सजेशन देते, हो सकता है सरकार के काम आते, वनाग्नि की घटनाएं की सर, जनता के काम आते। संजीव जी, वनाग्नि की घटनाएं, जल्दी से जवाब चाहूंगी आपका। वनाग्नि की घटनाएं सर, लगातार वन जल रहे हैं उत्तराखंड में और उनके धुएं से लोग कितना परेशान हो रहा है। अल्मोड़ा में किस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं? पल्लवी जी देखिए, वनाग्नि की जहां तक बात है, सरकार पूरी गंभीरता के साथ इसके ऊपर काम कर रही है। अभी हमने जो फॉरेस्ट क्या बोलते हैं उसको, कुछ नए फॉरेस्ट गार्ड्स थे जिनका काम वनाग्नि को रोकने का होता है। अभी हमने उनकी नियुक्ति करी है और मैं सोचता हूँ अभी राज्य सरकार एक हेलीकॉप्टर वर्मा जी, संजीव जी आपकी आवाज आना बंद हो गई है सर,
आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए एक बार फिर से फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। विपिन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ, बताइए विपिन रावत जी, संजीव वर्मा जी के हिसाब से 1.5 महीने में तो उन्होंने इतनी सारी योजनाएं ला दी हैं और अपने लगभग वादे वो पूरे कर रहे हैं। ये सारे खोखले वायदे हैं। जमीनी स्तर पर अभी एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी है। और जिस वनाग्नि में ये बात कर रहे हैं, मैं खुद पहाड़ी क्षेत्र से आता हूँ। मैं हर आए दिन देखता हूँ कि वनाग्नि से जो है कि भारी भरकम नुकसान जो है लोगों को उठाना पड़ रहा है, जिससे वातावरण में भी जो है इसका नुकसान हो रहा है। लेकिन सरकार के पास ऐसी कोई भी नीतियां नहीं है कि जो है सरकार जो है वनाग्नि को रोक पाए। दूसरी बात कि अभी बड़ी मुश्किल से 2 साल के बाद, कोरोना काल खत्म होने के बाद जो है रोजगार सृजित करने के अवसर मिले हैं लोगों को। यात्रा, चार धाम यात्रा में, उसमें भी सरकार ने संख्या सीमित कर दी कि यमुनोत्री में इतने लोग जाएंगे, गंगोत्री में इतने लोग जाएंगे, केदारनाथ में इतने। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? हाँ, आप देखिए कि आप अचानक से जो है अगर यात्रा पर आप इस प्रकार से अगर अंकुश लगाएंगे तो इस प्रकार से तो सारा का सारा जो है लोगों ने जो इतने टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ है या जो स्वरोजगार जो करना चाह रहा है वो तो बर्बाद हो जाएगा। तो इनको तो भाजपा की तो हमेशा नीतियां रही है कि जो आदमी 2 वक्त का खाना कमाना भी चाह रहा है, ये उसको भी नहीं खाना कमाने देना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार के 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पर जो है जनता पलती रहे। ऐसा ये हमेशा नहीं चलेगा। ये भाजपा को अपनी नीतियां बदलनी पड़ेंगी, जनता के प्रति जो है संवेदनशील बनना पड़ेगा। इस प्रकार जो है खोखले वायदे करके काम नहीं चलने वाला है। तो उपचुनावों के लिए आपके क्या वायदे हैं रावत जी? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चंपावत उपचुनाव में अब आप आएंगे चुनावी मैदान में, तो लोगों से क्या वादा करेंगे? ऐसा कौन सा अलग से वादा आप करेंगे कि लोग आप पर विश्वास कर लें? देखिए, अब सत्ता में, देखिए अगर सत्ता में तो वैसे ही भाजपा काबिज है जी। अब हम लोग जो है अपनी गलती सुधार कर चंपावत उपचुनाव जीतकर जनता को ये बताएंगे कि जिन मुद्दों पर हम लोग 2022 विधानसभा चुनाव जो लड़े थे और जो मुद्दे जनता हमारे नहीं समझ पाए थे, उन्हीं मुद्दों को हम जो है जनता को समझाकर उपचुनाव जीतेंगे। ठीक है। और आप सर ये ए टीम बी टीम की बात कर रहे थे, संगीता जी ने आपसे सवाल किया कि जरा बताएं तो सही कि हरीश धामी किसकी पार्टी के थे और वो क्यों मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने के लिए तैयार थे, तो कौन किसकी बी टीम हुई? ये चुनाव के बाद की है। ये देखिए कैलाश गहतोड़ी जी ने सीट छोड़ी और के पार्टी के ये कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने हमारे निर्दलीय प्रत्याशी है यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र से, वो भी विचार कर रहे थे। इसका मतलब क्या हो गया कि वो पीटी में वो तो खुद जीत रहा है। देखिए ये उनका व्यक्तिगत फैसला है। अगर हरीश धामी जी जो है पुष्कर सिंह धामी जी के लिए अगर सीट छोड़ रहे हैं या उन्होंने मन बनाया, विचार किया, इनका व्यक्तिगत फैसला है। इसमें पार्टी का पीटी मैंने इसलिए बोला है जितने हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं, आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, ज्यादातर सीटों पर जो सबसे कम मार्जिन रहा है वो आम आदमी पार्टी का ही वोट बैंक की वजह से हम लोग हारे हैं। अदरवाइज हमारे उत्तराखंड में कांग्रेस की सत्ता वापस यहाँ पर काबिज होगी। संगीता जी, आप पर ही ठीकरा फूटता है इस बात का कि कांग्रेस पार्टी आ सकती थी सत्ता में, लेकिन आप लोग सिर्फ वोट कटवा बनकर आए और उनका वोट काट कर चले गए, उनका जीत का मार्जिन आप लोगों ने कम कर दिया, अन्यथा आज कांग्रेस पार्टी की सरकार होती उत्तराखंड में। संगीता जी, संगीता जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। संजीव जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी मिल रही है। बताइए सर, आप लोगों के ऊपर एक के बाद एक सवालों की बौछार कर रहा है विपक्ष। पल्लवी जी, देखिए विपक्ष के पास सवाल उठाने के सिवा के पास कुछ है नहीं। ना उनके पास कोई विकास का रोड मैप है, ना उनके पास कोई विजन है, ना कोई भविष्य में हम लोगों ने क्या करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं उनके पास। और आपने भी कांग्रेस के जो प्रवक्ता थे उनसे पूछा कि चंपावत के लिए आपके पास क्या है, आपका पास क्या रोड मैप है, तो उनका जवाब ये था कि जीत के हम ये लोगों को ये बताएंगे कि हम क्या करना चाहते थे। ये कोई जवाब हुआ?
आप बताएं, ये कोई जवाब हुआ? लेकिन जवाब मैं आपको दे रहा हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चंपावत का चुनाव जीतेंगे तो मैं सोचता हूँ चंपावत के लोगों का एक बहुत बड़ा एक सौभाग्य होगा और वहां का जो जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट किया जाएगा, जो टूरिज्म के नक्शे पर चंपावत की एक नई जगह बनेगी और चंपावत के लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहां के लोगों को रोजगार के नए संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं सोचता हूँ चंपावत के लोगों के लिए एक ये स्वर्णिम अवसर है। और तो चंपावत का आप इतना सारा विकास संजीव जी बस इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वहां से सीएम धामी चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी जिलों का क्या दोष? पल्लवी जी देखिए, विकास तो पूरे उत्तराखंड का हो रहा है, पूरे उत्तराखंड का हम लोग विकास कर रहे हैं, लेकिन चंपावत का जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो अपना गृह क्षेत्र होता है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस होता है, तो इसलिए मैं सोचता हूँ उत्तराखंड चंपावत की जनता का एक ये सौभाग्य है कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो मैं सोचता हूँ उनके क्षेत्र का एक सौभाग्य है। अभी जैसे आप वनाग्नि की बात कर रहे थे, पहली बार हमारी सरकार ने वन प्रहरी के साथ साथ जो आसपास वनों के आसपास के गांव हैं, उन गांवों के जो युवा हैं, उन गांवों के जो लोग हैं, उन लोगों को भी साथ में एक सहभागी बनाने का काम किया है ताकि वो उन वनों की रक्षा भी करें और उन वनों पे यदि इस प्रकार के कभी वनाग्नि का कोई खतरा आता है या किसी और चीज का वो होता है तो वो लोग पूरा सहयोग करते हैं अपने वन के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, और मैं सोचता हूँ उससे बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और साथ ही जिस तरह से हमारे कांग्रेस के भाई महंगाई और अन्य बातों की चर्चा कर रहे थे, इन लोगों को राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम दिखाई नहीं देते, जहां 115 से 117 रुपए तक डीजल पेट्रोल के दाम इस समय चल रहे हैं। महाराष्ट्र के दाम दिखाई नहीं देते, छत्तीसगढ़ के दिखाई नहीं देते, पंजाब के दिखाई नहीं देते। हमने तो जनता को राहत देने के लिए वैट में भी कमी की है। केंद्र सरकार ने अपने टैक्सेस में कमी करी है, लेकिन कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं उन्होंने जनता के हितों का कतई ध्यान न रखते हुए अपना जो मैं सोचता हूँ टैक्स की जो अर्निंग है वो बढ़ाने का काम किया। आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ, 32 रुपए 41 पैसे टैक्स वसूलती है राजस्थान गवर्नमेंट, और वही टैक्स हम लोगों ने वेट घटाकर 14 रुपए 61 पैसे किया है। आप बताइए, 18 रुपए का अंतर है, 18 रुपए का अंतर है। जब महंगाई की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब राजस्थान का नाम लेते हैं तो कांग्रेसियों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र का नाम लेते हैं, छत्तीसगढ़ का नाम लेते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब माँ बेटों का नाम लेते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो इनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। अरे भाई, कहीं तो आगे थमो। हम तो हमारे तो अभी कर रहे थे, तो हम तो एक बात पे स्थिर हैं, हम तो हमारे दो सबके लिए एक सा कानून, और इसलिए हम समान आचार संहिता लेकर आ रहे हैं। और आप मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आप 4 बीबी 44 बच्चों की बात कर रहे हैं। आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। हम डिजिटल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, आप मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। वही है ना, अब आप लोग उपचुनाव में इसी मसले पर लड़ेंगे क्या वर्मा जी? अब इन्हीं बयानों पर और इन्हीं सारी चीजों पर चुनाव लड़ेंगे क्या? चंपावत के उपचुनाव में भी यही बयान गूंजेंगे अब
4 बीवी 40 बच्चे और ना जाने क्या क्या। पल्लवी जी, मैंने अपने जो कांग्रेस के मित्र हैं उनकी बात का मैं जवाब दे रहा था। मेरे को इन बातों को बोलने का कोई भाव नहीं। वो बार बार हम दो हमारे दो कर रहे थे, इसलिए उस बात का मैंने उनको जवाब दिया। चलिए सर, मैंने पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ वो डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के ऊपर चुनाव लड़ा, विकास के ऊपर और यही हम चुनाव लड़ा। उपचुनाव के लिए भी उम्मीद करते हैं सर कि उपचुनाव में भी विकास ही बड़ा मुद्दा हो। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। माफी चाहूंगी संजीव जी, सर समय की कमी है सर, मैं सुन नहीं पाऊंगी आपकी बात। शुक्रिया आप सब हमारे साथ जुड़े इतने महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANP न्यूज। नमस्कार।